दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हो जाइए तैयार आप सामाजिक विज्ञान का एकदम प्रिपरेशन करने के लिए। समय कम है, मात्र एक दिन का समय है, समझ जाइए। अगर रात को देख रहे हैं, कल देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज देख रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, पर जितना भी समय समझ जाइए बहुत कम समय है, बहुत ही कम समय है आपके पास। इन कम समय में दोस्तों बस इतना समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए इस सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए ना फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान के आपके पेपर के लिए मैं एक महीने से आपके सामाजिक विज्ञान के बुक को पढ़ा हूँ। एक महीने लगातार पढ़ा हूँ और जितना आप अपने बुक को नहीं पढ़े हो ना, उससे ज़्यादा मैं पढ़ा हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ा हूँ। उसके बाद दोस्तों लगातार 10 साल मतलब कि 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 लगातार 2000 मतलब 2009 तक की 2010 तक मैं पूरा टोटली क्वेश्चन पेपर पढ़ा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोशल साइंस में आए हैं। जब से एनसीईआरटी लागू हुआ दोस्तों, समझिए उसके कुछ साल बाद से मैं पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा हूँ। उस समय से दोस्तों कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन जो कि हर साल आते हैं, क्या हर साल आने वाले क्वेश्चंस उनको भी मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके पूरे बुक का निचोड़ मात्र दोस्तों 36 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? मात्र 36 प्रश्न मैं आपको दूंगा। कितने प्रश्न? 36 प्रश्न। दोस्तों एक महीने से आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही थी सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए दोस्तों, कि समझिए अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा अंत तक देखता है, थोड़ा भी स्किप नहीं करता है ना, श्योर मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, उसका 70 में 70 मार्क्स मैं ला कर रहूँगा। अगर मैं नहीं ला पाया ना दोस्तों, आप चैनल को पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो ये नहीं पसंद आएगा ना, डिसलाइक करके जाइएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाइएगा। पर मेरी 100% श्योर गारंटी है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा अंत तक देखता है, थोड़ा भी स्किप नहीं करता है, उसका सोशल साइंस के पेपर में 70 में 70 मार्क्स तो पक्का 100% श्योर गारंटी आएगा तो आएगा। क्योंकि दोस्तों आपके लिए ना मैं समझिए 84 पेज 84 पेज का मैं पूरा पीडीएफ तैयार किया हूँ। यह वही पीडीएफ है। पीडीएफ का यह पहला क्वेश्चन है, मृदाओं के प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों सोचिए, यह पीडीएफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रॉल करके आप देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 84 पेज पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा था 84 पेज, यहीं पे आएगा। अभी देखिएगा, देखिए आया ना पूरा 84 पेज का। मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए पूरा 84 पेज का क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों बस मात्र 36 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 36 प्रश्न। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको सब समझना है। मैं आपको सब समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा। पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो, और हर एक को लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों मैं ये जो 36 प्रश्न है ना, जो 36 क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी आएगा। मतलब कि ओएमआर सीट पे जितने भी पेपर देंगे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। 20 नंबर आपका इसी से फिक्स होगा, इसी 36 से। क्लियर ना? इसी 36 प्रश्न में से। और उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी सब इसी में से आएंगे, सब इसी में से। और दोस्तों उसके बाद मैं एक वायरल सेट कराया था। क्या कराया था? मैं एक सोशल साइंस का वायरल सेट पेपर कराया था, वायरल मॉडल पेपर कराया था। लगभग उसको 10,000 स्टूडेंट, मतलब कि 10,000 या तो 8,000 स्टूडेंट उसको देखे हैं। मैं उसका भी लिंक आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट उसमें कमेंट भी किए थे, सर इसका सॉल्यूशन करा दीजिए। उसका सॉल्यूशन भी मैं करा दिया हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस पीडीएफ का लिंक मैं एकदम फ्री, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, एकदम फ्री है। आप जाइए अभी तुरंत वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, हर एक क्वेश्चन को खुद से समझिए। उसके बाद मैं सबको समझाते हुए चल रहा हूँ, सबको समझिए और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए। और दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा ना, तो अपने हर एक स्टूडेंट को शेयर करिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। क्योंकि दोस्तों मतलब खुद तो पढ़ते काफ़ी लोग हैं, पर जो सबको साथ लेकर चलता है ना, जो सबको साथ लेकर चलता है ना, वही लीडर होता है। तो आपको लीडर बनना है, सबके साथ नहीं चलना है, आपको सबको साथ लेकर चलना है। तो अपने स्टूडेंट को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। और मैं श्योर 100% गारंटी ले रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा उसका सोशल साइंस के पेपर में, मतलब कि 3 तारीख को, समय कम है, मात्र एक दिन में उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी इसी वीडियो से। और मेरी 100% श्योर गारंटी दोस्तों, उसको 70 में 70 मार्क्स आएगा तो आएगा। कुछ भी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका कि मृदाओं के प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मृदाओं के प्रकार, मतलब मृदाओं के प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो आप यह जान लीजिए, आपसे बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछेगा कि मृदा कितने प्रकार की होती है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा कि मृदा 6 प्रकार की होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर आपसे पूछ देगा मृदाओं के प्रकार का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देखिए पहला प्रकार क्या होता है? जलोढ़ मृदा। दूसरी होती है काली मृदा। तीसरी होती है लाल और पीली मृदा। और चौथी होती है मरुस्थलीय मृदा। और पांचवी होती है लेटेराइट मृदा। और छठा जो लास्ट होता है वन मृदा होता है। क्लियर है ना? तो देखिए इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी आपका बन गया। उसके बाद आपसे विस्तृत भी बन गया, लघु उत्तरी भी बन गया, सब क्वेश्चन आपका बन रहा है ना। तो आप सबके बारे में एकदम विस्तार से जानते हैं।
जलोढ़ मृदा। इसका मतलब लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। खुद से समझना चाहें खुद से समझ सकते हैं, और मैं तो इसको समझा रहा ही हूँ। क्लियर है ना। तो जलोढ़ मृदा को देखिए दोस्तों, स्थान मतलब ये कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आप जैसे मैं लिखा हूँ ना, एकदम पॉइंट दे देकर इसमें मैं पीडीएफ में लिखा हूँ दोस्तों, समझिए बहुत मेहनत किया है आपके लिए, बहुत ही मेहनत किया है। और आपसे विनम्र निवेदन, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते तो मेरा मेहनत सफल होता है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, और इस वीडियो को भी काफ़ी स्टूडेंट को शेयर, मतलब अपने काफ़ी फ्रेंड को शेयर करिएगा, काफ़ी दोस्तों को अपने शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों उनका भी फायदा हो सके, वो भी कुछ अचीव कर सके बोर्ड एग्जाम में, उनका भी कुछ होगा इच्छा ना कि वो भी बोर्ड में टॉप करें। क्योंकि साथ लेकर चलेंगे दोस्तों तभी कुछ कर पाएंगे, अकेले भागने से कुछ नहीं होता है। साथ लेकर चलेंगे तभी ना, आप कहीं गिरेंगे तो वो उठाएगा, और वो कहीं गिरेंगे तो आप उसे उठाएंगे। तो इसका स्थान क्या होता है दोस्तों, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। यह मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। क्लियर ना। फिर आप दूसरे बुलेट में लिखेंगे संपूर्ण उत्तरी मैदान, जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्लियर ना। यहाँ पे ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है कौन, जलोढ़ मृदा। क्लियर ना। एकदम अच्छे से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ फ्रेंड्स। और दोस्तों उपजाऊ के फिर हेडिंग करेंगे आप, उपजाऊ ये मतलब किस चीज़ के लिए उपजाऊ होती है यह मिट्टी, जलोढ़ मृदा आपकी। हेडिंग जिस प्रकार मैं किया उसी प्रकार हेडिंग करेंगे आप। उपजाऊ ये गन्ने के लिए होती है, चावल के लिए होती है, गेहूँ के लिए होती है, गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त है। और खनिज दोस्तों, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं आपके जलोढ़ मृदा में। पोटास पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। बांगर पुराना जलोढ़, कंकर कम उपजाऊ, खादर नया जलोढ़, महीनकड़ ज़्यादा उपजाऊ। क्लियर है ना, एकदम समझते हुए चलिए दोस्तों। तो आइए अब अगली मृदा की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा था काली मृदा। क्या था, काली मृदा। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, उसको देख लीजिए, उसका स्थान। यह मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। क्लियर ना। और लावा जनक शैलों से बनी है, एकदम समझते हुए चलिए। और दूसरे बुलेट में लिखेंगे कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई पठार पर पाई जाती हैं, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। ये कौन, काली मृदा फैली हैं। और उपजाऊ मतलब ये किस किस चीज़ के लिए उपजाऊ होती है, किस किस फसल के लिए। कपास की खेती के लिए उचित है। काली कपास मृदा भी क्या कहते हैं, काली कपास मृदा भी कहते हैं। किसको, काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा होती है। और रेगर मृदाएं भी इसे कहा जाता है दोस्तों। और इनमें कौन कौन सी खनिज पाई जाती है ये जानते हैं। कैल्शियम इनमें पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व से परिपूर्ण होते हैं आपकी काली मृदा। एकदम समझते हुए चलिए। इसमें से मैं जितना बता रहा हूँ दोस्तों ना, समझिए मैं आपको 5 बता रहा हूँ ना, अगर आप 3 भी याद कर लिए तब भी आपका 70 में समझिए 65 नंबर तो फिक्स हो गया। अगर 5 में पूरा 5 याद कर लेता तो 70 में 70 आप मार गए बाजी पूरा। और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ वायरल सेट का दोस्तों, उसको भी सॉल्व करिएगा। समय कम है, आपको सब सॉल्व करना है। उस वायरल सेट को भी सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं 100% गारंटी लिया हूँ, ऐसे ही थोड़ी नहीं लिया हूँ। चाहे अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा ना, वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना, पेपर जाइएगा देखिएगा। अगर पेपर में आपको इससे कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, तो आइएगा इसी चैनल पे कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल मतलब वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। जो आपकी इच्छा करे वो करिएगा दोस्तों। मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा दोस्तों अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन मैच नहीं किया। सब क्वेश्चन मैच करे, आप किसी ना किसी सेट से पक्का मैच करेगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को देखिए, और उस वायरल सेट को भी सॉल्व करिएगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। उस वायरल सेट को भी अगर समय रहेगा इस वीडियो में तो मैं उसको भी दिखा दूंगा आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों, खनिज तो पता चल गया इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो काली मृदा होती है ना, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। क्लियर ना। और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरार पड़ जाती है, और दोस्तों गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है कौन, काली मृदा आपकी। और दोस्तों तीसरी मृदा क्या थी, लाल और पीली मृदा, ये थी ना, लाल और पीली मृदा। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, इसका स्थान जान लीजिए। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं कौन, लाल और पीली मृदा। और दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है लाल और पीली मृदा। समझ रहे हैं ना। और दोस्तों आइए जानते हैं, इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। अगर ऐसे पूछ दिया आपको कि पीली मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे। उत्तर ये देंगे कि रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण इनका रंग लाल दिखाई देता है। क्लियर ना। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, मतलब इनका पीला रंग जो दिखाई देता है वो जल योजन के कारण दिखाई देता है। अब चौथा क्या आपका, चौथा है मरुस्थलीय मृदा। ये ना मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, तो ऐसे समझते हैं। पहले यह जान लें कि मरुस्थलीय मृदा इसके बारे में जानते देखिए।
मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, एकदम क्लियर हो गया। और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होता है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। और दोस्तों इसके कारण ना मृदा में जल अतः अतः स्यंदन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध जाता है। क्लियर ना, समझते हुए चलिए। और दोस्तों इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो ही रहा है। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों इसको सिंचित करके उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें मतलब कि आपका क्या कहते हैं, आपकी फसल उगाई जा रही है। और दोस्तों लेटराइट मृदा क्या होती है समझिए, देख सकते हैं ये हमारा लेटराइट मृदा है। लेटराइट मृदा एक पहले कहाँ पाई जाती है जानिए इसका स्थान। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार में के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। क्लियर ना। और दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। कौन, आपका लेटराइट मृदा। और उपजाऊ यह कितना होता है, यह मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। क्लियर ना। लेटराइट मृदा जो होती है ना आपकी, ये कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है, पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ को इसमें उपजा सकते हैं पर पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। और दोस्तों फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। मतलब आपको खाद ज़्यादा डालना पड़ेगा इस मृदा में, तभी यह मतलब कृषि योग्य हो सकेगी यह मृदा। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसल की खेती होती है। मतलब कि तमिलनाडु और केरल में इस मिट्टी पर काजू क्या है, काजू है, काजू की खेती होती है। क्लियर ना। काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती होती है इस मृदा पे। और खनिज लवण इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं जान लीजिए। इनमें दोस्तों जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौ ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट में उच्च तापमान। अगर दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन पूछ जाए कि लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस लेटर से लिया गया है, तो आप बोलेंगे लेटर शब्द से लिया गया है। और अगर कोई पूछ जाए लेटर का अर्थ क्या होता है, तो लेटर का अर्थ होता है ईंट। क्लियर ना, समझते हुए चलिए। बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। और दोस्तों की लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। मतलब जहाँ भारी वर्षा होगी वहाँ ये लेटराइट मृदाएं विकसित हो सकती हैं, विकास कर सकती हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। समझ गया ना कि ये मृदाएं मतलब कहाँ से आई हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण और तीव्र निच्छालन के परिणाम स्वरूप ये प्राप्त हुई हैं। और लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय और इसका पीएच मान 6.0 होता है। समझ गया ना। और वन मृदा क्या होता है, जो कि लास्ट मृदा है दोस्तों, देख सकते हैं वन मृदा। एकदम समझते हुए चलिए। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। क्लियर है ना, एकदम समझते हुए चलिए दोस्तों। हर एक टॉपिक को इस प्रकार मैं लिखाऊंगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे दोस्तों। एकदम क्लियर है ना। इस वीडियो को तुरंत डाउनलोड कीजिए, खुद पढ़िए, खुद से समझिए। नहीं समझ आ रहा, मैं समझा ही रहा हूँ कि इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती है। और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोस्तों दोमट और सिल्टदार होता है। क्या होता है, दोमट होता है और सिल्टदार होता है। परंतु दोस्तों ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। कैसे कणों का होता है, मोटे कणों का होता है। और दोस्तों हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। मतलब बहुत कटावत होती है इन मृदाओं की, हिमालय और हिमाच्छादित क्षेत्रों में। और दोस्तों प्रश्न संख्या 2 क्या है आपका। अभी दोस्तों आपका 36 प्रश्न है ओवरऑल। लग रहा है समय उतना नहीं है, फिर मैं आपको सब एकदम क्वेश्चन दिखाते हुए चल रहा हूँ, आंसर भी आप पढ़ते हुए चलिए। संसाधन नियोजन से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है, भारत में संसाधन नियोजन को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप हेडिंग करेंगे संसाधन नियोजन और लिखेंगे संसाधन नियोजन से आपका क्या तात्पर्य है, आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे मैं पॉइंट में लिखा हूँ इसी प्रकार आपको बोर्ड में लिखना है। क्योंकि अगर दोस्तों आप इस प्रकार लिखेंगे ना तो एग्जाम में आपकी ओर इतना आकर्षित होगा कि अगर आपका एक नंबर गलत भी है ना तो वो भी दे देगा। मतलब 70 में 70 पाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप एक सिस्टम से लिखते हैं, एक सिस्टमेटिकली अपने आंसर को लिखते हैं, जिस प्रकार मैं लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। मैं ऐसा इसलिए लिखा हूँ कि आप भी बोर्ड में ऐसे लिख कर आइए और टॉपर बन के आइए। क्या बन के, टॉपर, लूजर नहीं, टॉपर बनना है ना। तो मैं आपके लिए इतना प्रयास किया हूँ दोस्तों, इतना मेहनत किया हूँ, कुछ मेरे लिए भी कर लीजिए, कुछ तो पढ़ लीजिए और 70 में 70 मार्क्स अचीव कर लीजिए। अभी तो कुछ नहीं पढ़े तो पूरा आपके लिए बस समझिए, आपको मैं बता दिया क्या क्या आएगा, बस आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ लिए तो 70 में 70 आपके लिए कुछ नहीं है। टॉपर आप बनेंगे, टॉपर। क्लियर ना, टॉपर बनना है ना तो पढ़ना है।
ऐसे ही टॉपर नहीं बनते, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के टॉपर बनोगे नहीं बन पाओगे। क्या है संशोधन नियोजन? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। क्लियर ना? भारत में संसाधन नियोजन क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। देख सकते हैं पहला पॉइंट में मैं लिखा हूँ कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। क्लियर ना? इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक, क्या दोस्तों, गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करता है। क्लियर ना? अनुमान लगाना व मापन करता है। और दोस्तों अगला क्या है, देख सकते हैं दूसरा नंबर 2 है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और स्थानगत, क्या है, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा है आपका कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। अब देख सकते हैं दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है कि आईयूसीएन के अनुसार प्रजातियों को कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो आइए जानते हैं आईयूसीएन के अनुसार प्रजातियों को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है। देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण क्या है, संरक्षण संघ, आईयूसीएन, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईयूसीएन का, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां देख सकते हैं, इनकी भी 6 श्रेणियां होती हैं। जो पहला श्रेणी है आपका देख सकते हैं दोस्तों, क्या है पहला श्रेणी, सॉरी इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं, हट गया। देख सकते हैं पहला है कि सामान्य जातियां, और दूसरा है संकटग्रस्त जातियां, और तीसरा है सुभेद्य जातियां, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, वुलनरेबल। क्लियर है ना? दुर्लभ जातियां और स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। और दोस्तों इनके हर एक पार्ट के बारे में ये समझते हैं। देख सकते हैं सामान्य जातियां क्या होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, मतलब दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, ऐसे से पूछ सकता है। तो सामान्य जातियां क्या होती हैं देख सकते हैं, सामान्य जातियों में आप लिखेंगे कि ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, रोडेंट्स कहते हैं, इत्यादि हैं। क्लियर ना? और संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं दोस्तों, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना है, मतलब ये वे जातियां जैसे गौरैया, उनके लुप्त होने का खतरा बना है, ये संकटग्रस्त जातियां ये सब। और दोस्तों जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, मतलब संकटग्रस्त जातियों की संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। और काला एरेड़ा, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला, और बंदर, संगाई, जिसको मणिपुरी हिरण कहते हैं, इत्यादि, ये सब दोस्तों संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों सुभेद्य जातियाँ क्या होती हैं, देखिए सुभेद्य जातियाँ क्या होती हैं, सुभेद्य जिसको वल्लरबेल कहते हैं जातियाँ, ये वे जातियाँ दोस्तों की जिनकी संख्या घट रही है। क्लियर ना? जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो सकती हैं। क्लियर ना? यह भी संकटग्रस्त जातियों के में शामिल हो सकती हैं अगर इनको रोका न जाए, इनके घटने की संख्या को। और क्या है दोस्तों, और जैसे कि देख सकते हैं नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियां के उदाहरण हैं। और दुर्लभ जातियां क्या होती हैं, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। समझ गया ना? तो अब अगला क्या देख सकते हैं, अगला है स्थानिक जातियाँ। क्या है स्थानिक जातियाँ, जो कि हमारा 5वां पॉइंट है, शायद 5वां कि चौथा है शायद। स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। क्लियर ना? स्थानिक जातियों के उदाहरण है ये सब। और दोस्तों लुप्त जातियाँ क्या है जानते हैं दोस्तों, ये वे जातियाँ लुप्त से क्लियर हो जाए, मतलब हेरा चुके हैं, अब दिखते ही नहीं, लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए हैं। ये वे जातियाँ जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं, मतलब कि इनके स्थानों पर अगर खोजा जाएगा तो ये विलुप्त हो चुके हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। और ये वे उपजातियों स्थानिक क्षेत्र प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ये ऐसी जातियाँ होती हैं लुप्त जातियाँ। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख,
शामिल है। बत्तख भी विलुप्त हो गया, फिर भी कभी कभी कहीं ना कहीं दिखी जाता है। अभी इसको विलुप्त जातियों में नहीं, बत्तख को आप संकटग्रस्त जातियों में भी रख सकते हैं। समझ गया ना। तो ये चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। टाइमिंग ज़्यादा होगा, वीडियो को शॉर्ट में बना रहा हूँ, इसका लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देखिए, वहाँ से समझिए भी। और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। पर दोस्तों आज के लिए आपके लिए मैं इतना ही दूंगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन मैं पढ़ा दे रहा हूँ 3600 का 3600। चौथा प्रश्न है आपका कि भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण को विस्तार से वर्णन करें। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी मैं करा दिया हूँ, देख सकते हैं। ये सब इसका आंसर ही है, ये इसी का आंसर है दोस्तों, एकदम शॉर्ट में है। इससे लॉन्ग और शॉर्ट सब बनेगा। पांचवा प्रश्न है आपका, देखते हैं पांचवा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, शॉर्ट में पूछा जाएगा, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए तो आप इसका संक्षिप्त में भी वर्णन कर सकते हैं। यह विस्तृत उत्तरी प्रश्न में भी आपके काम आएगा। और छठवां प्रश्न है दोस्तों आपका कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों इसको मैं इतने अच्छी प्रकार से लिखा हूं ना कि आप अगर इसको समझ लिए ना, इसके हर एक क्वेश्चन को ना आप पूरे बुक में खोज लेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा जिस प्रकार मैं लिख कर लाया हूँ। अगर खोज लेते दोस्तों हर एक पेज पे, बीच बीच में बहुत से पेज पे लिखा हूँ लर्न एंड शेयर। लर्न से मतलब है दोस्तों लर्न एंड शेयर। मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप पढ़िए, उसके बाद शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि उनका भी भला हो सके दोस्तों। क्लियर ना। बहुत बहुत से बीच बीच में PDF के पेज में लिखा हूँ। और दोस्तों क्या है, वर्षा जल संग्रहण से क्या सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। इसको मैं बहुत अच्छी प्रकार से अपने शब्दों में लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। आपके लैंग्वेज में दोस्तों टोटल लिखा हूँ इस प्रकार कि आप पढ़ लिए ना तो बोर्ड एग्जाम का टॉप करने से कोई नहीं सकता। सातवां प्रश्न क्या है दोस्तों, देख ही सकते हैं। सातवां है कि मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, चाय, कॉफी। क्या है, चाय कॉफी। ये सब कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ इनका योगदान है, इस सब के बारे में लिखा गया है। क्लियर है, इन सब के बारे में लिखा गया है, एकदम एकदम डिटेल में लिखा गया है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इससे शॉर्ट आंसर, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सब इससे बनेगा, लंबा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, वो विकल्प भी बनेगा। ये सब देख सकते हैं दोस्तों। चाय का ये कॉफी का आ गया आपने। अब आठवां प्रश्न क्या है आपका, आठवां है दोस्तों कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार क्या क्या है, किस प्रकार हैं, कैसे कैसे हैं, सब के बारे में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छी प्रकार समझना पड़ेगा दोस्तों। मैं इतना अच्छे से लिखा हूं, इतना डिटेल में लिखा हूं कि अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए, मैं हर क्वेश्चन को समझाऊंगा, कल के वीडियो में आपको समझाऊंगा। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन से मुलाकात करा दे रहा हूँ। और PDF को भी आप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाकर तुरंत। आप देख सकते हैं ये इसी का आंसर एकदम अच्छे से डिटेल में लिखा गया है। और नवा प्रश्न है दोस्तों आपका कि कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों वैश्वीकरण आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैश्वीकरण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर दोस्तों कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा आपको यह बताना है। तो बहुत इससे एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, देख सकते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव कृषि पर। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आउट कर दिया हूँ, देखते हैं पॉइंट में। और 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि नहीं आपको। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आपको खुद लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है पेपर हमसे, इसको मैं क्यों नहीं पढ़ा अभी तक। आप यह सोचिएगा दोस्तों और जरूर पढ़िएगा। और खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो आइए इसके आंसर को भी देख सकते हैं आप। सामान्य खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसका आंसर लिखा हूँ वो शॉर्ट में, ये सब देख ही सकते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न आपका आने वाला है, इसको थोड़ा डिटेल में मैं चला गया था। यहाँ पे है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, देख सकते हैं ना। क्या है 11वां आपका प्रश्न, 11वां है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तथा ऊर्जा का संरक्षण क्या है या कैसा है, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, सबके बारे में एकदम डिटेल से लिखा गया, सबको समझिए। देख सकते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, उसके बाद यह देश में कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है, सबके बारे में एकदम डिटेल से लिखा गया है दोस्तों। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझिए 10 पॉइंट है, उसमें से अगर आप 4 पॉइंट भी पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम आप 70 में 65 नंबर लाने के काबिल बन जाएंगे, समझ जाइए। इसलिए हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन। अब देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा आने वाला है। अभी तक तो ये गैर परंपरागत स्रोत है। ये ऊर्जा संरक्षण स्रोत है। हाँ आ गया आपका 12वां प्रश्न, देख सकते हैं 12वां क्या है। 12वां दोस्तों की सड़कों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, जल मार्ग कौन कौन से हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2012 के सेट में आया था, 2012 के सेट में आया था, 2019 के सेट में आया था, 2018 के सेट में आया था, 2017 के सेट में आया था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सोचिए इतना साल लगातार। और 2022 में भी आपके आया था। तो इस बार 2023 में क्यों नहीं आएगा, इस बार भी आएगा।
तो आपको पढ़कर जाना है, इसको समझ कर जाना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड भी करना है। एकदम बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। आपको बिल्कुल एकदम समझिए फ्री में आपको सब चीज़ दिया जा रहा है दोस्तों। काफ़ी यूट्यूबर ऐसे होंगे कि आपको मनी अर्निंग का मतलब मनी आप उनको पे करेंगे तभी आपको मिलेगा। दोस्तों सोचिए, मैं खुद से आपके लिए इतने अच्छे सिस्टम से लिख कर लाया हूँ, 1 महीने, पूरा 1 महीने आपके लिए वेस्ट किया हूँ और दोस्तों इतना मेहनत किया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को और पूरा पढ़िए और फिर सोचिए कि क्यों नहीं मैं इस टॉपिक को पढ़ा, अब मिल गया, अब मैं इसे पढ़ूँ और 70 में 70 मार्क्स अचीव करूँ। क्लियर ना? तो जल मार्ग के कौन कौन से हैं तो इसको भी देख सकते हैं। इसका आंसर यही सब है दोस्तों। आंसर मैं लिखा हूँ एकदम अच्छी प्रकार सिस्टम से, आप पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं समझाऊंगा आपको, पुनः समझाऊंगा। कल एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसको समझाऊंगा दोस्तों। 13वां प्रश्न क्या देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपने शब्दों में लिखिए। क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक फिगर भी लगाया हूँ, एक पिक्चर भी लगाया हूँ। यह पीडीएफ आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों मैं क्यों लगाया हूँ, आप यह सोच रहे हैं मैं क्यों ऐसा किया हूँ? क्योंकि दोस्तों आप पढ़े ना, पढ़ने के बाद जब इस फिगर को देखें ना तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। जितने भी टिपिकल क्वेश्चन है, क्या है टिपिकल मतलब जटिल, मतलब कि कठिन प्रश्न है जो कि हार्ड आपको लगेंगे, उसको मैं और इजी करने के लिए और सिंपल करने के लिए मैं पिक्चर लगाया हूँ, मतलब कि फोटो लगाया हूँ उसके बगल में कि आप उसको देखिए और समझिए अच्छी प्रकार से। अगर आप समझ लेते हैं ना किसी टॉपिक को, अगर समझ लिए ना, सोशल साइंस रटने वाली चीज़ नहीं है, रटने वाली चीज़ नहीं, इसको समझ कर जाना है, पेपर देना है। क्लियर ना? रटेगा मत, रटना किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, आपको समझ कर पेपर देना है। अब बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स अचीव करना है। 70 में 70, एक नंबर भी नहीं, पूरा टारगेट बना के चाहिए ना। जब 70 में 70 का टारगेट बनाएंगे ना तो 70 में 69, 70 में 68, 70 में 65 आपका फिक्स रहेगा। पर टारगेट पहले बनाइए, 70 में 70 मुझे लाना है। तो टारगेट कैसे बनेगा? हर एक चीज़ को क्या करना है, समझ कर जाना है। क्या करना है दोस्तों? समझना है, समझ कर बोर्ड एग्जाम में जाना है, समझ कर, रट कर नहीं। अगर रट कर जाते हैं दोस्तों पक्का फेल हो जाएंगे। रटना नहीं है, आपको लूजर नहीं बनना है, टॉपर बनना है। तो समझ कर जाइए, हर एक टॉपिक को समझिए। मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन किया हूँ, इस प्रकार से हर एक आंसर को देख सकते हैं, एकदम सिस्टम से लिखा हो दोस्तों। ये अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों 1 महीने से मेहनत करने के बाद 84 पेज का ये पीडीएफ बना दोस्तों, और पूरे आपके बुक का निचोड़, पूरे 10 साल के सेट पेपर का निचोड़ बोर्ड एग्जाम के, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मुझे 100% श्योर गारंटी है, पहले तो आपको ये पीडीएफ का हर एक क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर किस प्रकार होगा, मैं जिस प्रकार लिखा हूँ उसी प्रकार होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा उसकी कंडीशन में भी आप कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए चैनल पे। अगर मैं आपके कमेंट को देखता हूँ, मैं पक्का देखूंगा और पक्का आपको उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। क्लियर ना? 13वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपने शब्दों में समझाइए। उसके लिए मैं आप चित्र आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसके आंसर को भी मैं देख सकता हूँ। आप लोग कितना सिस्टम से मैं लिख कर लाया हूँ। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों? अगला प्रश्न है 14वां हमारा कि नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन संहिता में क्या क्या प्रावधान थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का एकीकरण, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का एकीकरण। 14वां और 15वां क्वेश्चन दोस्तों ये अथवा करके आएगा दोस्तों, समझिए अथवा। इसका आंसर भी एक है, इसका आंसर भी एक ही है। क्लियर ना? क्योंकि जर्मनी और इटली और ब्रिटेन का एकीकरण भी मैं इसी में समझा दिया, इसी के आंसर में। और नेपोलियन कौन था वो भी बता दिया, और नेपोलियन संहिता में क्या क्या प्रावधान थे सबको समझा दिया, एकदम डिटेल में समझाया हूँ, देख सकते हैं एकदम अच्छी प्रकार समझाया गया है दोस्तों। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कलरफुल कर दिया हूँ। वहाँ पे देखते हैं जैसे कि यही है, देख सकते हैं यहाँ पे आस्ट्रियाई क्या है, हैब्सबर्गो, बूब राजाओं, विविध क्षेत्रीय, जुस्पे मेस्सिनी, यंग इटली। जुस्पे मेस्सिनी ने यंग इटली का क्या किया था, एकीकरण किया था। जो जो इंपॉर्टेंट के लिए मैं सब एकदम भरसक प्रयास किया हूँ दोस्तों कि आपको हर एक चीज़ ना आपके डायरेक्ट माइंड में दोस्तों ठोक दूँ एकदम। क्लियर है ना? तो अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रुकिए इसको स्क्रॉल कर दें, थोड़ा समय लगेगा, समझ रहे हैं। अभी 44वें पेज पे हम चल रहे हैं। अगला 16वां क्या है हमारा कि उदारवाद से आपका क्या आशय है? जॉल वेराइन क्या था और उदारवाद क्या है? तो एकदम अच्छी प्रकार समझाया गया दोस्तों कि उदारवाद का मतलब क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, एकदम अच्छी से समझाया गया है, एकदम डिटेल से आपको समझाया दोस्तों। अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे 100% श्योर गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों तो कमेंट कीजिए, मैं समझाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि 84 पूरे 36 क्वेश्चन है, 84 पेज में है। मैं सबको दिखाते चलूँगा आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं अच्छी प्रकार से लिखा गया है सिस्टम से एकदम। और दोस्तों 17वां प्रश्न क्या है आपका कि राष्ट्र के प्रतीक कौन कौन से थे? राष्ट्र के प्रतीक कौन कौन से थे?
कौन कौन से थे राष्ट्र के प्रतीक? अगर पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसका भी मैं आंसर लिख कर लाया हूँ। आप पढ़िए, तुरंत पढ़िए, जाकर पढ़िए, अभी पढ़िए। और दोस्तों 18वां क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा तो दोस्तों, इसको तो पक्का पढ़िएगा दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये हर साल आता है दोस्तों, इस बार भी आ सकता है। गांधी जी के योगदान पे प्रकाश डालिए। तो गांधी जी के क्या क्या योगदान थे, हर एक चीज को बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों तकनीकी के क्या प्रभाव है, या अगर क्वेश्चन पूछा तो उसका भी आंसर वही होगा, और गांधी जी के क्या प्रभाव है, सबका आंसर अच्छी प्रकार से लिखा है। तकनीकी की भूमिका देखिए दोस्तों, देख सकते हैं तकनीकी बदलाव क्या क्या हुए हैं उसके बारे में लिखा गया है डिटेल से दोस्तों। क्या क्या रेलगाड़ी हुआ, क्या क्या भार कम हुआ, क्या क्या कम लागत हुई, मांस का निर्यात किस प्रकार हुआ दोस्तों, महंगा सौदा किस प्रकार हुआ, हर एक चीज आपको एकदम डिटेल में समझाया गया है। प्रश्न क्या 20 देख सकते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण और महामंदी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के लिए। क्या क्वेश्चन आपका 20वां देख सकते हैं कि महामंदी के कारण और भारत पर प्रभाव, मतलब महामंदी के क्या कारण थे, और महामंदी के मतलब कैसे, महामंदी के कारण के मतलब महामंदी से क्या क्या भारत पर प्रभाव पड़े, उसको आपको बताना पड़ेगा। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर देख सकते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से लिखा गया है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करना, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हर एक टॉपिक को पढ़िएगा, लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जरूर देखिए, ये सब देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला आपका 21वां, ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या है, 21वां आपका ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से एकदम आपको समझाया गया है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान की कब स्थापना की गई थी, ये क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, सबका एकदम डिटेल से समझाया गया है। 22वां क्या है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपसे विनम्र, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कितना प्रश्न है, बस मात्र 36 प्रश्न है, कहने को 84 पेज है दोस्तों, कहने को 84 पेज है। मेहनत तो मैं किया हूं दोस्तों, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इन 3600 प्रश्नों को पढ़कर जाइएगा, एक भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर एक प्रश्न दोस्तों यूनिक प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ते हैं पूरा 36 का 36 तो 70 में 70 आपका पक्का आएगा। और दोस्तों अगर आप नहीं पढ़ के जाते फिर कमेंट करते हैं कि सर मेरा नहीं है दोस्तों, तो उसके पीछे आपकी गलती है कि आप क्यों नहीं पढ़े। मैं तो आपको पूरा दे दिया ना कि आपको पेपर में क्या आएगा, पूरा चैप्टर का निचोड़ दे दिया दोस्तों, पूरा पीडीएफ दे दिया हूँ, इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे दिया हूँ, आज तक कोई दिया नहीं होगा दोस्तों। 22वां प्रश्न भी देख ही सकते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और इसके क्या क्या प्रकार है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सब इसको समझिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, जो कि समझिए हर साल पेपर में आते हैं, 10 साल लगातार आए हैं। और उसके बाद आपके मतलब कि पूरे बुक का समझिए एकदम सारांश मैं आपको दे दिया हूँ, बुक में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, देख सकते हैं कितना मैं सिंप्लीफाई करके एकदम टॉपिक बाय टॉपिक लिखा हूँ, इतना सिस्टम से आपको कोई नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी के लिए तो काफी 1 महीने से मेहनत कर रहा था, इसी चीज के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा था। 23वां प्रश्न क्या है, संघवाद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघवाद। संघवाद क्या है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको दोस्तों सोच सकते नहीं आप, मैं इतना डिटेल में, इतना संक्षिप्त में, इतना अच्छे समझा दिया हूँ। संघवाद क्या, आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। क्लियर, यही संघवाद है आपका। और संघीय व्यवस्था शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, जो कि दोस्तों केंद्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से, किस रूप से, स्वतंत्र रूप से एकदम फ्री से कार्य करने को सक्षम बनाती है, मतलब फ्री रूप से एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करने को सक्षम बनाती है। संघवाद, यही है संघवाद आपका। क्लियर ना, देख सकते हैं उसके बारे में, संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पर गौर करें, देख सकते हैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 24वां प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं 24वां है आपका कि भारत में केंद्रीकरण को विस्तार से वर्णन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है, विकेंद्रीकरण को विस्तार से वर्णन करो। देखते हैं एकदम विस्तार से वर्णन किया गया दोस्तों, एकदम ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था क्या क्या है। देखिए मैं फिगर भी लगाया हूँ, मतलब इमेज भी लगाया हूँ, चित्र भी लगाया हूँ, कि आप अच्छी प्रकार से इस चित्र को देखिए तो आपके मतलब माइंड में ना एक इमेज बन जाए। ये इमेज आपके माइंड में जब बनेगा ना तो आप समझ लेंगे उस क्वेश्चन को। अगर आप समझ लिए उस क्वेश्चन के आंसर को ना, पक्का है 70 में 70 तो फिक्स है, पक्का आप ला कराएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर आप समझ लेते हैं हर एक क्वेश्चन को, क्या करना है सोचना, इसमें रटना नहीं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को समझना है, बस जो याद करने वाला टॉपिक है ना उसको याद करिए, और बाकी सब टॉपिकों को समझिए, खुद से समझेंगे, समझिए खुद से, आप जितना अच्छा समझ लेंगे ना उतना अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकेगा, कोई भी नहीं समझा सकेगा। पंचायत समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होता है, हर एक क्वेश्चन को मतलब एकदम सारी स्थानीय व्यवस्था क्या होती है, एकदम हेडिंग दे रहे कि हेडिंग बाय हेडिंग आपको एकदम समझाया, एकदम क्लियर कर दिया कि ये टॉपिक है क्या। देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय सरकार की सफलताएं क्या क्या हैं, भारत में स्थानीय सरकार की विफलताएं क्या क्या हैं। और दोस्तों का 25वां प्रश्न देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिकता और जाति राजनीति में अनेक रूप धारण कर
इस कथन की व्याख्या करें। कथन क्या है आपका? सांप्रदायिकता और जाति राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। इस कथन का आपको व्याख्या करना है। और दोस्तों आपको जो वायरल सेट कराया उसका भी लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी दिखेगा। वहाँ भी इससे कनेक्टेड 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस उस वायरल सेट में है। उसका सॉल्यूशन भी मैं कराया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस वीडियो को भी पूरा देखिए। उसमें तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन सब करा दिया हूँ, बहुत कम समय में कराया हूँ, बहुत अच्छी प्रकार से कराया हूँ। अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं उसमें भी, तो आपको एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। अब 25वां देखते हैं आंसर कितने अच्छी प्रकार से मैं सिस्टम से लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप पढ़ते हैं केवल, तो आपको सब चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। बस आप पढ़ लेते हैं एक बार तो आप समझ लेंगे। कहानी की तरह समझिए ना, सोशल साइंस एक प्रकार का कहानी है दोस्तों। क्या है? कहानी है। और कहानी की तरह समझेंगे, थ्योरी की तरह समझेंगे ना, तो एकदम आपके माइंड में फिक्स होता चला जाएगा। 26वां क्या है? नेपाल में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन का वर्णन करें। मतलब नेपाल में जो लोकतंत्र हुआ था उसके क्या कारण थे, उसमें उस आंदोलन का क्या कारण था, उस आंदोलन का वर्णन करना है। तो देख सकते हैं नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन किस प्रकार फैला, सबके बारे में एकदम अच्छी प्रकार से लिखा गया है दोस्तों। देख सकते हैं नेताओं की उसमें क्या क्या मांगे थी, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी प्रकार से एक इमेज भी लगा दिया कि आपके माइंड में एकदम इमेज बन जाए कि नेता किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या मांग होती है, जनता कैसी है। 27वां प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि दबाव समूह क्या लोकतंत्र के लिए हितकारी है या विनाशकारी। यही आपको बताना है कि दबाव समूह जो है ना दोस्तों, वो लोकतंत्र के हितकारी साबित हो सकती है कि विनाशकारी। उसका भी एकदम डिटेल्स वर्णन किया गया है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियां, आपका 28वां प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं दोस्तों, समझिए, इतना इंपॉर्टेंट है। आपके 2022 में आया था, 2019 में, 2018, 2017 में आया था, लगातार आया है। ये सब प्रश्न जितना भी है ना, सब लगातार 10 साल के सेट में आए हैं। उसके बाद आपके बुक के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन में ही मैं सबमिट कर दिया हूँ। समझिए 36 प्रश्न ना आपके ब्रह्मास्त्र है, टोटल ब्रह्मास्त्र। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया हूँ, समझिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ। वो ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में मैं एकदम सौंप दिया हूँ। अगर आप अच्छी प्रकार से उस ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद आप नहीं रोक सकते। अगर आप हर एक क्वेश्चन को समझ कर जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में देकर आते हैं। देखते हैं कितने सिस्टम से मैं एकदम फिगर लगा लगा कर हर एक क्वेश्चन को समझाया हूँ। अब क्या है दोस्तों, 29वां प्रश्न है आपका कि विकास से आपका क्या तात्पर्य है। विकास से आपका क्या तात्पर्य है? विकास को मापने के कौन कौन से मापदंड है, मतलब विकास के मापने के कौन कौन से मापदंड है, आपसे यह पूछ रहा है। और पूछ रहा है कि विकास का क्या तात्पर्य, मतलब विकास से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितने सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ कि विकास जीवन में प्रगति एवं सुधार को बतलाता है। विकास वही है ना जो जीवन में लोग प्रगति करते हैं, विकास वही करते हैं, विकसित होते हैं, डेवलपमेंट वही है ना। विकास को मापने के मापदंड है, क्या है? आय है। देखते हैं आय के बारे में हम डिटेल में लिख दिया हूँ एकदम अच्छी प्रकार से। क्या है? विश्व विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट है। अब 30वां प्रश्न क्या है दोस्तों, 30वां प्रश्न भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास की धारणीयता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। तो आप हेडिंग करेंगे विकास की धारणीयता, बोर्ड एग्जाम जिस प्रकार मैं लिखा हूँ, फिर उसके बाद एकदम अच्छी से डिटेल में लिख देंगे। जिस प्रकार पॉइंट में मैं बुलेट में करके लिखा हूँ उसी प्रकार आपको लिखना है। देखिए कितने सिस्टम से मैं लिख कर रहा हूँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को समझिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पीडीएफ को वहीं से डाउनलोड कीजिए। मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप किए होंगे तो आपको यह बात जरूर पता चल जाए कि पीडीएफ दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और हर एक क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक के साथ देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर बुक थोड़ा भी पढ़े होंगे ना तो आपको यह तो समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम, आपके स्कूल टीचर ही बताए होंगे ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नहीं बताएंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना आपके, मैं समझिए आपको टॉपर बनाने के लिए मैं पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ। आपके 11th का बैच का एकदम प्रॉपर तैयारी कराया जा रहा है कि आपका यही लास्ट वीडियो, इसके बाद आप 11th में किस प्रकार अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन कर सके कि 12 में 12th में टॉपर बन सके। टॉपर 12th में भी आपको टॉपर बनाने की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है कि इसलिए आपका 11th ही बेस आपका मजबूत कराया जाएगा। तो दोस्त देख सकते हो दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार आप जो मिस किए आपको सब बताया जाएगा। 11th का भी बैच एकदम आपका स्टार्ट होने वाला है। 11th का बैच आपका वही लगभग आपका 15 मार्च से आपका 11th का बैच स्टार्ट होगा और एकदम शुरू से बेस से स्टार्ट होगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको 11th से ना इतना अच्छा आपका 11th से प्रिपरेशन कराया जाएगा कि 12th में ना आप जब जाएंगे ना, 12th आपको हवा की तरह लगेगा और धुआं उड़ा कराएंगे 12th के भी बोर्ड एग्जाम में, और 70 में 70 मार्क्स अचीव करके आएंगे। पर दोस्तों अगर आप अपना 11th बेस ही कमजोर कर देंगे ना, अगर ये कमजोर कर देंगे ना, तब 12th में दोस्तों आपको टॉपर बनने से ना समझिए काफ़ी, टॉपर बनने में आपको काफ़ी मतलब दिक्कतें होंगी। पहले तो आप 10th अपना फोकस कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सबको इंपॉर्टेंट करके समझते हुए चलिए। और जो भी चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र का वर्णन करना है आपको।
दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक का वर्णन करना है। ये क्षेत्रक 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, अतृतीयक। देखते हैं प्राथमिक क्यों, इसका हर एक प्रकार से आंसर दिया गया। द्वितीय क्षेत्र का आप देख ही सकते हैं, तृतीय क्षेत्र देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। बस पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, बस आपको पढ़ना है। 32वां प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 32वां देखते हैं। 32वां आपका कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के में अंतर को स्पष्ट करें। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट करें, मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है आपको यह बताना है। देख सकते हैं कितने एकदम सिंपलीफाई करके मैं लिखा हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र में देख सकते हैं ये सब सार्वजनिक क्षेत्र का है। फिर निजी क्षेत्र में एकदम अच्छे से बुलेट बुलेट करके मैं 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पूरा करके 6 पॉइंट करके मैं अच्छे से समझाया हूँ। आप वहाँ से देखकर समझ सकते हैं पीडीएफ में। और 33वां क्या है आपका, 33वां देख सकते हैं फ्रेंड्स कि निर्धनों के स्वयं सहायता समूह क्यों महत्वपूर्ण है। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर मैं कितने एकदम क्लियरिटी से लिखा हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर में बताया गया है। और दोस्तों 34वां प्रश्न क्या है आपका, 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वैश्वीकरण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण क्या है। यह तो दोस्तों 100% श्योर गारंटी है, यह हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में आएगा ये क्वेश्चन कि वैश्वीकरण क्या है। अगर नहीं आएगा ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा सर मेरे पेपर में नहीं आया था वैश्वीकरण, पर मेरी 100% श्योर गारंटी आएगा आपके पेपर में आएगा। हो सकता है दोस्तों जैसा कि जाने हर एक जिले में 7 सेट चलते हैं, हो सकता है आपके सेट में ना आया, पर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हर एक 7 सेट में यह क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 10 साल जब लगातार 7 सेट में आ सकता है, वैश्वीकरण आ सकता है, आपका क्या कहते हैं उसको, महामंदी आ सकता है। तो जब हर साल आया तो इस बार क्यों नहीं आएगा, इस बार भी आएगा, पक्का आएगा, 100% श्योर गारंटी है। वैश्वीकरण क्या है आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको समझ लीजिए ना। इसके संभव क्या है, इसके संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, इतना सिंपलीफाई करके मैं हेडिंग करके दिखा हूँ दोस्तों। इसने वैश्वीकरण क्या है देखते एकदम हेडिंग करके, उसके बाद फिगर इतना अच्छा बनाया उन्होंने। वैश्वीकरण यही है दोस्तों, देख रहे हैं ना, आयात निर्यात, आयात निर्यात, आयात निर्यात, यही आपका वैश्वीकरण है। बस सिंपल सी बात, आयात निर्यात आपको वैश्वीकरण है। पूरा अच्छे से पढ़ लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ जाएंगे। अगर समझ जाएंगे तो बोर्ड में टॉपर आप ही बनेंगे। क्या करना है, इसलिए आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है। अब 35वां प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव थे। मतलब भारत में जब वैश्वीकरण आया तो उसके क्या क्या प्रभाव थे, क्या क्या प्रभाव हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। मतलब वो ग्रो किया कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, जब वैश्वीकरण भारत में आया ना दोस्तों, तो भारत की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब स्थिति सुधर कर इस 0 पॉइंट से होकर इस लेवल तक चली गई, इस लेवल तक, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इतनी अच्छी प्रकार से मैं लिखा दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, जॉब मिला वैश्वीकरण से दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और 36वां जो कि दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लास्ट वाले चैप्टर का होगा कि उपभोक्ता के पास कौन कौन से अधिकार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार क्या है। इसी में सब समेट दिया इस वाले चैप्टर का आंसर, और अच्छे से डिटेल करके हेडिंग बाय हेडिंग एकदम समझाया दोस्तों, देख सकते हैं यही है। सुरक्षा सबका अधिकार है, हेडिंग किया हूँ, फिर उसके अंतर्गत लिखा गया, आप समझ सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी भी दी गई है इस उपभोक्ता वाले में। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या है, सूचना पाने का अधिकार है, चयन के अधिकार का उल्लंघन। क्लियर ना फ्रेंड्स, एकदम दोस्तों, बस आपका ये लास्ट पेज है, देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा समझिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्या दे दिया हूँ, ब्रह्मास्त्र दे दिया हूँ, ब्रह्मास्त्र। और दोस्तों यह पीडीएफ ना इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं, यह पीडीएफ इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपका 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से। कितने तारीख से, 15 मार्च से आपका 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रिपरेशन आपका एकदम शुरू से कराया जाएगा, आपकी तैयारी एकदम शुरू से कराई जाएगी, शुरू से। अगर आप कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपको जीरो से दोस्तों, जीरो से हीरो बनाने तक का पूरा सफर कराया जाएगा आपको। क्लियर ना। तो चाहते हैं ना बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, तो पहले तो इस वीडियो को पहले डाउनलोड कीजिए और तुरंत हर एक क्वेश्चन को खुद से समझिए। अगर नहीं समझ आ रहा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस हर एक क्वेश्चन को एक वीडियो और बनाऊंगा कल, और उसमें हर एक वीडियो को एकदम क्लियरिटी से लॉजिकल तरीके से आपको समझाऊंगा। किस तरीके से, लॉजिकल तरीके से, कि आपको समझ में आ जाए। आपको समझना है ना, रटना नहीं है, रटेंगे फेल हो जाएंगे। समझ कर जाएंगे ना, क्वेश्चन के आंसर को इस प्रकार मॉडिफाई करके लिखेंगे ना कि एग्जामिनर देखता रह जाएगा दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। और आपके 11th बैच का स्टार्ट 15 मार्च से हो रहा है, आपको मैं बार बार